नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जी फ्रेंड, आज बेसिकली मैं पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। पार्ट 3 में मैं आपको करवाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको आज जो मैं क्लियर करने वाला हूँ पूरा फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शॉर्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। अभी तक आप वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाकर वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे। फ्रेंड चलिए दोस्तों, मैं अपने बोर्ड पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्वेश्चन पार्ट 3 में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और अंत तक देखते रहना है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है। क्योंकि ये जो है आपका बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो कि नोट्स टाइप से है। अगर ये एक बार देख लेते हैं तो बार बार कहीं और विजिट करने की जरूरत भी नहीं है और बिल्कुल एकदम फोकस करवा रहा हूँ और बढ़िया से आपको समझ में सब कुछ एकदम क्लियर होने वाला है। फ्रेंड तो चलिए मैं अपने बोर्ड पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। फ्रेंड तो देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सारी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारी क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आता ही है। तो आपको क्या करना है, 2020 के पेपर जो आपने देखा होगा उसमें भी एक आध दो क्वेश्चन फंस जाएंगे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और 2021 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 3 और सब्जेक्ट फिजिक्स नोट्स पेपर। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देख लेनी है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम से पता चल जाता है आपको सबसे पहले किस पर फोकस करना है, तो चित्र पर। सबसे पहले एक चित्र देख लीजिए, जिसे ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं दर्पण, और ये वाली जो है पोर्स इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इस साइड है परावर्तन कोण। ये है बीच का आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। आपको ये चित्र बढ़िया से याद कर लेनी है, अपनी माइंड में सेट कर लेनी है। अगर चित्र बढ़िया से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो ये तो चुटकी बजाते ही आपको सवाल यानी एक तरीके से डेरिवेशन बढ़िया से याद हो जाता है, डिफिनेशन। तो आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पर जो दिख रहा आई जो है आपतन कोण और आर जो है परावर्तन कोण, और बीच वाली जो पार्ट है ये हमारा क्या है, अविलंब है। अविलंब है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसका दो नियम होता है। सबसे पहले यहाँ परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के दो नियम होता है। नंबर 1 यानी प्रथम नियम या पहला नियम भी लिख सकते हैं, यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण आयतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गया, जैसे देखिए ये तो हो गया, हमने द्वितीय नियम बता दिया। जबकि इसमें देखिए आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए आपतन कोण, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। I इज इक्वल टू आर, जो कि मैंने जैसे में लिख रखा है, यह है I इज इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, प्रथम नियम। इसका द्वितीय नियम या दूसरा नियम भी कह सकते हैं आप, या दो लिख सकते हैं इसके सामने। तो दूसरा नियम क्या है, यानी द्वितीय नियम, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपतित किरण, ये वाली किरण और ये वाला परावर्तित किरण, वह लगा देनी है। बस बीच में क्या लगाया हमने, वह, इस प्रकार से देखिए वह लगा दिया, वह तथा अविलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक चीज देखिए, अति लघु में यानी लघु उत्तरीय में जो भी क्वेश्चन आने वाला है सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा, या तो मैं ये न्यूमेरिकल हो या इसका जो मतलब फॉर्मूला हो या कोई भी हो, डेरिवेशन वगैरह सब चीज करवा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, फोकस को F से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से, और दर्पण के लिए सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और अवतल को हम किससे पहचानते हैं, तो माइनस, अगर अवतल किसी भी सवाल में या डेरिवेशन या ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न में आपको दिख जाए तो माइनस लगा देना है अवतल में, और उत्तल में प्लस का लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद मैं आपको इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ, ताकि आपको चित्र याद तो समझिए डेरिवेशन याद। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है, तो देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, सिंपली फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। अगर अवतल में है तो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, अवतल के लिए माइनस का, और उत्तल में रहेगा तो प्लस का लगेगा, तो इसलिए माइनस का लिख लिया हमने। फिर इसके बाद देखिए दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो U इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए 2 सेंटीमीटर लंबाई है इसका, तो लंबाई तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर O
यानी प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वो भी फॉर्मूला मैं करवाऊंगा, लेकिन उसका होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, यानी होता है आई अपॉन ओ होता है। तो ओ का मान हो गया 10 यानी 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हो गया बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो आई और वी ज्ञात करनी है। सिंपली हमने क्या करा, फॉर्मूला लिख लिया, जो कि ये वाले फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया। लेकिन एक लाइन मैंने फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्ट पुट कर दिया है। 1/f का मान 15 बराबर 1/v माइनस का 30। हमने क्या करा, 1/30 माइनस का इधर ले जाने पर प्लस का हो गया। 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना बनता है हमारे पास, 30 हो जाएगा एलसीएम। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर देखते हैं 15 और 30 का एलसीएम निकालते हैं तो 30 एलसीएम आ जाएगा 30। अब देखिए 30 का है तो 15 दूना 30, तो माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस 30 से कम 30 इजिकल टू 1/v। ठीक है, v आ गया। इसके बाद देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचा, आगे लिख लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, 1/v इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/v इजिकल टू 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/30 आ गया। और 1/30 जो है हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो क्या बनेगा, तो फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है। ये सूत्र आपको याद कर लेनी है, यानी सूत्र ये हो गया सूत्र। ये सूत्र क्या करना, याद करने है, आई अपॉन ओ इजिकल टू माइनस बी अपॉन यू। तो देखिए v का मान कितना है, तो माइनस का 1/30 यानी कि हो जाएगा 30/30। v का और u का मान दोनों सेम है और अवतल में है तो माइनस माइनस ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यानी आई अपॉन 2 इजिकल टू -1। और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई था तो आई इजिकल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो आई इजिकल टू माइनस का 2 आंसर है, यानी अतः वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा और ये सारी फॉर्मूला आपको याद कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से न्यूमेरिकल टाइप से है, यानी न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा अवतल है, अवतल के लिए माइनस हो जाता है। 40 सेंटीमीटर माइनस का अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु यानी कि u हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु के प्रतिबिंब का मतलब होता है v ज्ञात करना है। तो देखिए फोकस दूरी इजिकल टू r/2, r का मान -40/2। तो 2 से हमें काट देनी है, कितनी बार में कटेगा, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए हमने लिख लिया u इजिकल टू, यानी कि दूरी था माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो v का मान निकालना है। तो v के लिए हमने दर्पण का जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये अपना लिया है। दर्पण का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हमने लिख लिया है। इसके बाद देखिए दर्पण का फॉर्मूला लिखने के बाद हमने अप्लाई कर दिया है। f का मान -20 सेंटीमीटर आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इसके बाद 1/v माइनस 1/30। और इसके बाद देखिए हमने क्या करा, इस वाले मान को क्या करा, माइनस का 1/30 को इस साइड लिए, इस साइड बराबर के इस साइड हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद देखिए मैं समझाने के लिए तीर वीर का निशान लगाता हूँ बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस साइड रख देना। उस साइड रखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको जो है आपको यहाँ नीचे की ओर लिख देना है। जैसे देखिए वो माइनस का 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। इसके बाद क्या करना है, 30 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 60। 60 का हो जाएगा तो 20 × 60 माइनस का 30 3 आ जाएगा ऊपर, और प्लस का 30 दूना 60 तो यानी कि 2। और 3 में से 2 गया तो कितना, माइनस का 1/60। माइनस का 1/60 इजिकल टू 1/v। और 1 से 1 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, v इजिकल टू माइनस का 60। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अतः उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख देना, यहाँ पर लिख रहा होगा यह वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको बस अपने माइंड में ये चित्र को फिट कर लेनी है। जैसे होता है ना, कोई भी चित्र होता है, जितने भी फिजिक्स का चित्र है ना, उस सबको क्या करना है, आपको माइंड में एक बार फिट कर लेनी है। तो देखिए मैंने इस चित्र को बना लिया बहुत ही इजी तरीके से। जब तक आपका चित्र क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपका डेरिवेशन क्लियर नहीं होगा। यानी याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। बट आप एक बार चित्र देख लेते हैं ना, तो गारंटी देता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको याद करते ही एक बार देख लो चित्र को, उसके बाद डेरिवेशन पर जाओ और याद कॉन्फर्म, मतलब 100% आपका याद हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले एक हमने यहाँ रेखा खींच दिया, फिर इसकी लंब डाल दिया। लंब का मतलब होता है अभिलंब डाल दिया गया। इसके बाद हमने क्या करा, एक यहाँ पर आपतन कोण और एक यहाँ अपवर्तित किरण, एक आयतन आपतित किरण और एक अपवर्तन कोण लिख लिया है। यहाँ पर हो गया, यानी प्रथम माध्यम यानी पहला माध्यम N1 और दूसरा
माध्यम जो है N2 होता है। आपको क्या करना है, सिंपली इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए और आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। यानी इसके स्नेल या अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं, आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या करना है, देखिए आपतित किरण व अपवर्तित किरण आयतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। अब कैसे हुआ, तो देखिए आपतित किरण यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ देखिए आपतित किरण और इसके जस्ट सामने वाला देखना है आपको, जहां पर ये आई है ना, जैसे देखिए आपतित किरण, सॉरी ये आपतन कोण हो गया, ये आपतित किरण व इसके जस्ट सामने वाला देखना है, तो ये अपवर्तित किरण। आपतन कोण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। आपतित किरण और अपवर्तन कोण, ये हो गया हमारा आयतन का, ठीक है। ये आपतित किरण व अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। आपको बढ़िया तरीके से एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है, इस चित्र को देख करके और इस परिभाषा को देखना है, यानी डेरिवेशन को देख लेनी है। तो देखिए आपतित किरण व अपवर्तित किरण आयतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। मैं ज्यादा फोकस इसलिए करता हूँ ताकि आपको चित्र द्वारा बढ़िया से समझ में आ जाए। तो इसके बाद देखिए दूसरा नियम यानी द्वितीय नियम, तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया का मतलब हो गया इसके साइड, इसके जस्ट यहाँ पर देखिए आई, आपतन कोण की जया यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया साइन आर होता है। तो साइन आई अपॉन अनुपात साइन आई अपॉन आर नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं या अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो काश इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बोर्ड में हमेशा ही दे देते हैं, यानी बोर्ड वाले क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को घुमा फिरा कर डाल देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। बट आपको चित्र बढ़िया से याद कर लेनी है, चित्र याद तो सवाल यानी डेरिवेशन आपको कंप्लीट हो जाता है। तो बस मैं तो ज्यादा फोकस करता हूँ, आपको चित्र देख लेनी है। एक बार चित्र देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर इसी प्रकार से दिखा देते हैं। और मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण किसे कहते हैं और क्रांति कोण और अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, यानी दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। या तो आपको बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, या अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में क्या संबंध है, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ ये लिख देना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाले संगत कोण 90 अंश का होता है, वह क्रांति कोण कहलाता है या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद इसका अर्थात यानी इसका जो है अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक और क्रांति कोण में ये संबंध दिया जाए तो दोनों को आपको लिख सकते हैं। जैसे अपवर्तनांक इजिकल टू 1/sin c होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हीरा क्यों चमकता है। तो मैंने ये छोटा सा लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके बारे में डीपली पढ़ लेना है। हीरा क्यों चमकता है और मारीच का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अगला इससे हट के क्वेश्चन है वो रेगिस्तान वाले। तो आपको क्या करना है, हीरा क्यों चमकता है, तो वायु में आने वाले किरण के लिए क्रांति कोण बहुत ही कम हो जाता है, अर्थात 24 डिग्री सेल्सियस बहुत कम हो जाता है ये वायु में आने पर, जिसके वजह से क्या होता है, हीरा चमकने लगता है। और जो भी टूटे फूटे भाग होता है इसका, और एकदम से हीरा पर जब हीरा टूट जाता है या कोई चीज हीरा पर शीशे या कुछ टूट जाता है ना, जिसके कारण वो प्रकाशित होने लगता है, यानी बिखर जाता है, तो चारों ओर प्रकाशित होने लगता है। इस वजह से इसमें 24 डिग्री जो है ना सेल्सियस बहुत कम होता है, जिसके वजह से प्रकाश में डालते हीरा चमकने लगता है, या अंधेरा में डालेंगे तो भी हीरा चमकने लगता है फ्रेंड। तो आपको इसके बारे में, हीरा क्यों चमकता है, इसके बारे में डीपली पढ़ लेना है, और आपका एग्जाम में आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक 45 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अपवर्तनांक बराबर 1/sin c होता है। तो देखिए n इजिकल टू 1/sin c के स्थान पर हमने क्या लिखा, 45 लिख लिया, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करने पर √2 आ जाएगा। तो ये n अपवर्तनांक इजिकल टू 2 आंसर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नेत्र का समंजन क्षमता किसे कहते हैं। आपको क्या करना है, इसका चित्र भी बना लेनी है, बट मैंने बनाया नहीं है, पहले मैंने चैप्टर 2-3 में करवा दिया है इसका चित्र, तो आपको वहां से देख करके बढ़िया से तैयारी कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, नेत्र का समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसका आप 2 चित्र बना सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। मैं इस प्रकार से क्वेश्चन मैं लिखता हूं ताकि जो है एक बार आप देखते हैं ना उसी प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाता है। तो देखिए क्या है, नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा और बहुत इजी स्टेप में मैंने लिखवाया ताकि एक क्वेश्चन याद करो डबल फायदा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है और हर बार पेपर में आ जाता है, या 10th क्लास में तो या 11th क्लास में है तो, यानी किसी भी क्लास में है आप तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो है बार बार आता रहता है, रिपीट होता रहता है। कोई भी टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है, निकट दृष्टि दोष वह दोष जो निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देता है बट परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड। और इस दोष के निवारण करने के लिए मनुष्य को अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने एक चित्र बना दिया है, आपको 2 चित्र बना लेनी है। इसी प्रकार से आपको आपके पास बुक होगा या कोई भी किताब है वहां से देखिए और इसका चित्र बना लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण क्या है और इसका कारण क्या है। आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेनी है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन था हमारा निकट दृष्टि दोष, इसी प्रकार से ये भी है, लेकिन यहाँ दूर दूर हो गया है। बस यहाँ देखिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मैंने वही उसी क्वेश्चन में बस दूर दूर बदल दिया है। देखिए दूर दृष्टि दोष वह दोष जो दूर के वस्तु साफ दिखाई देता है परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद निवारण, इस दोष के निवारण करने के लिए मनुष्य को उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। सभी चीज वही है, बस हमने क्या क्या यहाँ उस वाले क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष में बदला है। एक तो ये दूर, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में दूर बदल दिया, निकट की जगह दूर लिख दिया। यहाँ दूर, जहां जहां दूर है वहां वहां बदल देनी है। यहाँ देखिए यहाँ दूर मैंने बदल दिया, इसके बाद यहाँ बदला हमने दूर और यहाँ बदला है उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल की जगह, यानी 1 2 3 4 जगह और यहाँ पर हमने लिख दिया पास। ठीक है, ये चीज हमने बदला है, बाकी अदरवाइज सब चीज वही है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से उतार लेनी है और बढ़िया से अपने किताब में नोट्स में बना करके रख लेनी है और याद कर लेनी है। अब देखिए इसका चित्र जो बनता है वो किस प्रकार से बनेगा। तो इसका चित्र इस प्रकार से बनता है। ये इसका जो नेत्र है ये तो इसी प्रकार से रहेंगे बट इसका जो है इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा जो कि दूर दृष्टि दोष का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं इसका, आप चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूर दृष्टि दोष का चित्र। तो आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने करवा दिया है और कल इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से मैं करवाऊंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से मेरा जो है वीडियो हमेशा देखते रहना है और आपको जो है जितने भी क्वेश्चन है मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, यानी इसका जो है फिजिक्स का जितने भी चैप्टर मैंने करवाया है वो सारे का प्लेलिस्ट दे दूंगा और आप वहां से जाकर के सारे क्वेश्चन यानी सारी वीडियो को देख सकते हैं। यानी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है। किसी किसी वीडियो में आपको धुंधला दिखे फिर भी आपको कवर कर लेनी, क्योंकि ये जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ सारे जो वीडियो बनाता हूँ अपने मोबाइल फोन से ही बनाता हूँ। बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब मैनेज करना ही पड़ेगा। कभी भी हो सकता है, कभी धुंधला आ जाता है, कभी ठीक रहता है, तो इस प्रकार का मैनेज आपको कर लेनी है। लेकिन आपको बढ़िया से 95% लानी है, तो वीडियो को लगातार देखती रहनी है। अगर एक बार अगर ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको जो है कहीं और से देख लेनी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा वीडियो ही देखिए और मेरा वीडियो आपको जब अच्छा लगता है तो देखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं अपनी ओर से तो पूरा कोशिश करता हूं। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने 7 साल से बच्चों को ट्यूशन दिया है और सभी बच्चे आज तक कोई भी फेल नहीं हुआ है और 95% से ऊपर प्लस लाता है बच्चा। मैं आपको जब ये कंप्लीट हो जाता है, जब 10वीं का पेपर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब मैं सभी स्टूडेंट्स से आपको मिलवाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सभी से बात करवाऊंगा। जैसे एक मैंने और वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को इसका डिस्क्रिप्शन में यहीं ऊपर लिंक दे दूंगा, यानी आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना और एक शेयर कर देना। और अंत में
अगर नया होगा, अगर आप नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।